जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस अपनी नाकामियों के चलते, अपने लालच के चलते और अपने गलत फैसलों के कारण अब लोकसभा में अपने दोस्त खोती जा रही है और बीजेपी अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाती जा रही है। और इस बढ़ती हुई संख्या के साथ बीजेपी मॉनसून सत्र में एक ऐसा धमाका करने वाली है जिससे कांग्रेस के 2029 के सपने धुआं धुआं हो जाएंगे, राख हो जाएंगे और राहुल गांधी एक और बड़ी हार अपने नाम लिख लेंगे। बीजेपी तैयारी कर रही है परिसीमन बिल लाने की, यानी कि राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी और इसके लिए जो फॉर्मूला तय हुआ है कि 50% सीटें बढ़ेंगी, इसके लिए अब राज्य सरकारों से, राज्य की जो पार्टियां हैं उनसे बात की जा रही है, क्षेत्रीय दलों से बात की जा रही है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही यहाँ जब चुनाव चल रहा था अप्रैल में, तब बीजेपी महिला आरक्षण बिल लाई थी। अब महिला आरक्षण लागू करने के लिए आपको परिसीमन करना पड़ेगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल बढ़ी हुई सीटों के साथ लागू होगा। 850 सीटें होंगी, उसमें से महिलाओं के लिए सीटें रखी जाएंगी जो आरक्षण की सीटें हैं। वरना जो मौजूदा सीटें हैं 543, उसमें तो कोई आरक्षण के लिए तैयारी नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर महिलाओं को सीटें दी जाएंगी, उनका जो 33% आरक्षण है, तो कई सांसदों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो कोई इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए आरक्षण बिल पास भी नहीं होता है। इसे बीजेपी से लेकर आई थी, इसके साथ परिसीमन जरूरी था, लेकिन कांग्रेस और उस वक्त विपक्षी दलों ने इस बिल को गिरा दिया। अब उस वक्त चुनाव भी सिर पर थे, सबको एकजुट दिखना था, बीजेपी के खिलाफ दिखना था, बीजेपी को जीतते हुए नहीं दिखा सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने कांग्रेस का साथ दे दिया, टीएमसी, डीएमके, सपा ने, और जो महिला आरक्षण बिल है वो उस वक्त गिर गया। बीजेपी ने भी उस वक्त कांग्रेस के अंदर सेंध लगाने की, यहाँ दूसरी पार्टियों में सेंध लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक तो उसे मैसेज भी अच्छा नहीं जाता, दूसरा बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी ये थी कि ऑर्गेनिक तरीके से हो, अपने नेचुरल तरीके से हो, कि अगर ये वाकई जिताना चाहते, महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं, तो ये वोट दें और ये जनता के सामने आए। अगर नहीं ये वोट देते हैं तो ये भी जनता के सामने आए। फिर बीजेपी इस बंगाल चुनाव में बीजेपी ने इसकी चर्चा भी की, लेकिन अब तो चुनाव निकल चुके। अब तो स्थिति ये है कि कांग्रेस के साथी जो हैं वो बदल गए हैं। कांग्रेस ने ऐसा लालच दिखाया तमिलनाडु में कि डीएमके बिदक गई। अभी इंडी गठबंधन की जो बैठक होनी है 8 जून को, उसमें डीएमके ने आने से साफ इनकार कर दिया कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब जब आएगी ही नहीं, बैठकों में हिस्सा ही नहीं लेगी, तो फिर इंडी गठबंधन में किस काम? इंडी गठबंधन में उसका नाम आप कैसे रख सकते हैं? डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद हैं और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने फोन कर करके डीएमके को बुलाया था कि आप लोकसभा में सब इकट्ठे हो और यहाँ हराए। सीट भी ली थी एक राज्यसभा की डीएमके से, लेकिन लालच में कांग्रेस ने तुरंत पाला बदल लिया और टीवीके के साथ जाकर खड़ी हो गई। अब इससे ये एक तरह की बेइज्जती की भी बात है, डीएमके के लिए भी है, कि आप एक ऐसे साथी आपके साथ में था जो आपको तुरंत छोड़कर चला गया, आपने किस पर भरोसा किया? तो डीएमके में तो घोर नाराजगी है, स्पीकर को लेटर भी लिख चुके हैं कि हमें इनसे अलग बैठाया जाए। टीएमसी जिसके पास 29 सांसद है, और टीएमसी का हाल सबके सामने है कि 2 टीएमसी बन चुकी है। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में मात्र 3 सांसद आए थे, अब 22 में से अगर 3 जाएंगे तो 19 सांसद तो बचते हैं। ये किस तरफ है? ये क्या ममता बनर्जी के कहने पर चलेंगे? क्या बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? तो यहां से 22 सांसद निकल कर आते हैं। बीजेपी कांग्रेस के अंदर भी कोशिश करेगी सेंध लगाने की, पिछली बार तो नहीं की थी, इस बार कांग्रेस के ही सांसद पाला बदल सकते हैं और परिसीमन बिल ला सकता है। और परिसीमन बिल से कांग्रेस परेशान है, क्योंकि जो अब आंकड़ा बनने वाला है राज्यों में लोकसभा सीटों का, कांग्रेस अपना जन्मों जन्मों तक चुनाव जीतती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपना हल कर लिया है, पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस हिंदुओं का विरोध करती है, मुस्लिम लीग के साथ इस तरह के उसके साठगांठ चल रही है कि केरल में हिंदू परेशान है, केरल में ईसाई परेशान है, और इसके कारण कांग्रेस ने धीरे धीरे उत्तरी भारत में जो राज्य है वहां अपना आधार खत्म कर लिया। हिंदू विरोध करते करते, क्षेत्रीय पार्टियों के सामने झुकते झुकते तो कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है। कांग्रेस के पास एक बड़ा राज्य जो बचा है जहां से लोकसभा सीटें आती हैं वो केरल है, और क्योंकि कर्नाटक में फाइट दे पाती है तो कर्नाटक है।
इसके अलावा तो कांग्रेस के पास यहाँ बहुत छोटी छोटी स्थिति रह गई है, बहुत कम सीटें आती है, गठबंधन पर निर्भर है। तो कांग्रेस इसीलिए नहीं चाहती कि उत्तरी भारत में सीटें बढ़ें। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी भारत में नहीं बढ़ेंगी, लेकिन क्योंकि वो आज भी कम है तो कल भी कम रहेंगी। और उत्तरी भारत में आंकड़ा कुछ राज्यों में मिलाकर इतना हो सकता है जिससे कि बीजेपी को बहुमत मिल सके, क्योंकि बीजेपी का अच्छा खासा आधार है और यहाँ पर कई राज्यों में सरकारें भी हैं। इस आंकड़े को आप ये देखिए कि बढ़कर कितनी सीटें होंगी, उसका क्या नतीजा निकलने वाला है और क्यों कांग्रेस परेशान है। ये फॉर्मूला है कि जितनी सीटें अभी हैं उसकी 50% बढ़ जाएंगी और फिर कुल आंकड़ा निकलेगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 40 बढ़ जाएंगी 120 होंगी। बिहार में 40 है, 20 बढ़ेंगी 60 होंगी। महाराष्ट्र में 48 है, इसमें आधी सीटें बढ़ जाएंगी तो इसमें 72 हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में 42 से 63, मध्य प्रदेश में 29 से 43-44, तमिलनाडु में 39 से 58-59 के करीब होंगी। कर्नाटक में 28 से 42 हो जाएंगी। गुजरात में 26 है तो यहाँ करीब 13 सीटें बढ़ेंगी तो 39 हो जाएंगी। राजस्थान में 25 है तो यहाँ पर 14-15 सीटें बढ़ेंगी, 37-38 हो जाएंगी। केरल में 20 है तो यहाँ 30 सीटें हो जाएंगी। अब कांग्रेस क्यों परेशान है? देखिए, अभी अगर सीटें बढ़ती हैं कुल मिला के 850 सीटें होंगी और 850 सीटों का बहुमत बनता है 425। अब 425 का आंकड़ा कहाँ से निकल सकता है? अगर हम कुल देखें, उत्तर प्रदेश की 120 और बिहार की 60 मिलाकर 180, महाराष्ट्र की 72 जुड़ेंगी तो ये 250 तक पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल की 63 के साथ ये 310, मध्य प्रदेश की जुड़ जाएंगी तो 350। अब यहाँ गुजरात में बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिलती है तो 390 और राजस्थान की अगर जुड़ जाती है तो आंकड़ा 400 पार होकर 425-26 तक आराम से पहुंच सकता है। तो यानी कि जो राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उत्तरी भारत के कुछ 5-6 राज्य मिला के 425 का आंकड़ा बनता है। तो ये वो राज्य थे जहां कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। अगर इसमें हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगह तो कांग्रेस का अपना तो नामो निशान नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो फिर भी सीटें ले जाती है, जैसे सपा सीटें ले गई थी 37 सीटें, अभी तो उसके पास अच्छी खासी सीटें हैं। अब कांग्रेस को डर यही लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर अगर इतनी सीटें हैं तो हमारे लिए जीतना तो नामुमकिन हो गया है। हम कहाँ जो केरल से और कर्नाटक और तेलंगाना के बूते जीत पाएंगे, कुछ एक मिला भी लेंगे तो 425 का आंकड़ा तो आप नहीं छू सकते हो। और बीजेपी, हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी यहाँ से सारी सीटें जीत जाएगी, लेकिन यहाँ एक बहुमत के करीब पहुंच सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं और बीजेपी को मिलेगा नहीं या बीजेपी के गठबंधन साथी नहीं है, और गठबंधन साथियों की बीजेपी जरूरत रखना नहीं चाहती है। लेकिन पूर्वोत्तर के भी राज्य हैं जहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, फिर दिल्ली में भी परफॉर्म करती है, हरियाणा भी है और जम्मू कश्मीर से भी कुछ सीट आ जाती है, तो वो अपना आंकड़ा आसानी से छू सकती है, कम से कम इसकी संभावना है। और अभी ये हो गया था बीजेपी के साथ कि वो सैचुरेटेड हो गई थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत ली, राजस्थान में सारी सीटें जीत ली, गुजरात में सारी सीटें जीत गई, तो अब इससे आगे आप कैसे जाओगे? आप अगर होगा तो इससे नीचे ही आओगे, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकते हो। तो इसलिए बीजेपी को इससे फायदा भी हो सकता है, और इससे ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ फायदे के लिए किया जा रहा है, ये भी बात आप ध्यान रखें। ये एक कह सकते हैं कि अपने आप फायदा है, क्योंकि ये होना ही था, परिसीमन करना ही है। और परिसीमन का आंकड़ा अगर जनसंख्या के हिसाब से निकाला जाएगा तो दक्षिणी भारत के राज्यों को और ज्यादा नुकसान होगा, और ये बात अमित शाह बता चुके हैं, गृह मंत्री खुद संसद में बता चुके हैं। बात तो हम नहीं कह रहे हैं, वो बता चुके हैं कि ये जो मौजूदा फॉर्मूला है इससे सीटें ज्यादा ही आएंगी दक्षिणी भारत के हिस्से में, बजाय की जनसंख्या फॉर्मूले से। तो ये परिसीमन होना ही था और ये सीटें बढ़नी ही थी, अब चाहे वो इस चुनाव के बाद बढ़ती या इस चुनाव से पहले बढ़ती। तो बीजेपी अब इसको लाने वाली है और कांग्रेस इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास इस वक्त आंकड़ा नहीं है और ना ही उसके साथ सहयोगी दल है। पिछला जो अभी वोटिंग हुई थी उसमें बीजेपी को 54 वोटों की कमी पड़ी थी, 298 ले आई थी, 352 करीब का आंकड़ा था। अगर हम माने कि कुल पूरी तरह से भी वोट पड़ते हैं 543 के 43, तो बीजेपी कभी 298 इकट्ठा कर लाई थी, 64 और चाहिए इस हिसाब से। अब बीजेपी को अगर डीएमके का साथ मिलता है तो 22 मिल जाएंगी, अगर 19-20 यहाँ टीएमसी से मिल जाती है तो आराम से 40 पार हो जाएगा, 42 हो जाएंगी। फिर कांग्रेस में कुछ सेंध लग सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले कोशिश नहीं की थी, अब कोशिश की जाएगी, तो लाइक माइंडेड
लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि ये ठीक है, बेवजह का उत्पात नहीं मचाना चाहिए, तो वो वोट दे सकते हैं। यहाँ से उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद बिदके हुए हैं, 6-7 सांसद वहां से आ सकते हैं, आंकड़ा 50 के करीब पहुंच जाएगा। जो एनसीपी एसपी है उसके सांसद भी इस वक्त जो है वो नाराज ही चल रहे हैं, क्योंकि वो विलय चाहते हैं और एनसीपी एसपी कर नहीं रही है। तो कुछ एक सांसद वहां से भी आ सकते हैं, आंकड़ा 50 के पार पहुंच जाएगा। फिर वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल, इन सबसे बात की जाएगी जो किसी खेमे में नहीं आते हैं और उनसे समर्थन मांगा जाएगा। और वैसे तो ये होता नहीं है कि 543 के 43 ही मौजूद हो, कुछ एब्सेंट भी होते हैं या फिर कुछ बीमार हो गए या नहीं आ पाए, ये सब भी होता है। तो बीजेपी यहाँ बहुमत, 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। इसमें 2/3 बहुमत चाहिए, सिर्फ बहुमत नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। और इसके लिए इन पार्टियों से बात की जा रही है। सपा हो गई, सपा को कोई दिक्कत नहीं है, सपा के तो ज्यादा चांस है। वो आज जब 80 सीटों में से 37 जीत सकती है तो उसे लगेगा 120 में से तो हम और ज्यादा जीत सकते हैं, जिससे कि कांग्रेस पर दबाव बनाने में काम आएगा। क्यों राहुल गांधी ही भाई, अगर जीत गए तो क्यों राहुल गांधी को पीएम बनाया जाए? जिसके पास ज्यादा सीटें वो बनेगा। तो ये ब्लैकमेल भी, यानी कि नेगोशिएट भी बेहतर कर सकते हैं। सपा, उस वक्त तो चुनाव की बात थी, आज तो है नहीं, हो सकता है कि सपा भी समर्थन दे दे, क्योंकि इस तरह से तो कोई लगता नहीं है कि नुकसान की बात है। राजद भी दे सकती है बैकडोर से समर्थन, या फिर आप व्हिप जारी ना करो तो आपके सांसद दे देंगे। तो यही इसी तरह से बात करने की कोशिश है। और बीजेपी की बातचीत जो है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बातचीत अच्छी चल रही है, क्षेत्रीय दल इसके लिए सहमति जता रहे हैं। अपना गठबंधन तो इसको लेकर, इनका जो अपना गठबंधन है वो तो तैयार है ही, वो तो उस वक्त भी तैयार था। और बीजेपी ने सीटें बढ़ा भी ली थी, क्योंकि गठबंधन मिला के भी ये 290-93 बनते हैं और इन्होंने 298 वोट पाए थे। तो यानी कि पिछली बार भी सेंध लगी थी, या फिर किसी ने अपने ही, अब कह सकते हैं कि उसके अपने ही पसंद के अनुसार से वोट दिया था, तो इनको वोट दिया बीजेपी को, वो उससे सहमत होंगे। इस बार भी बीजेपी इस बिल को लाने वाली है मॉनसून सत्र में। कांग्रेस जो है रोती बिलखती आपको दिखाई देगी, राहुल गांधी परेशान दिखेंगे, क्योंकि उनको अपना जो बचा कुचा भविष्य है वो भी खतरे में नजर आ रहा है। ये लोग आंदोलन, जैनजी वगैरह ये सब कर कुरा के किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि 29 में सरकार हट जाए, हम बना ले, लेकिन राहुल गांधी की उन उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। और बीजेपी इंडी गठबंधन के सहयोगियों के जरिए ही, इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं उन्हीं पार्टियों के जरिए ही अब इस परिसीमन बिल पर जीत हासिल करने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।